ओए इधर आ, इधर आ। क्या करेगा? मैंने कहा भर्ती होना है। जब मोदी जी आए तो उनसे परिचय कराया गया। तो जब परिचय कराया गया तो उन्होंने कहा अच्छा आप तो जेएनयू वाले हैं, आपका तो फैसला मेरे खिलाफ ही होगा। मैं डांस करके बैठ गई, उनके भाषण का वक्त हो गया तो नीचे की सारी पब्लिक, नहीं हमें भाषण नहीं सुनना, सपना को बुलाओ, सपना को बुलाओ। मालवीय नगर से बाहर निकला धनिया लेने, किसी ने बोला भाई साहब आप कराची से, मैं तो स्कूटी पे आऊँगा कराची से। बगल में बैठ के कोई तारीफ कर रहा हो तो कैसा लगे? इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। कि पराये आंसुओं में से आंख को नम कर रहा हूं मैं, भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं। बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं मैं। Indra ji should come on television and cry her heart out कि मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है कि मैं मोदी जी की प्रधानमंत्री के चुनाव के पहले उनकी आपकी अदालत में रजत शर्मा जी के यहाँ जज था। अच्छा। तो जब मोदी जी आए तो उनसे परिचय कराया गया। तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री तो खैर थे ही और गरिमा थी उनकी। तो जब परिचय कराया गया तो उन्होंने कहा अच्छा आप तो जेएनयू वाले हैं, आपका तो फैसला मेरे खिलाफ ही होगा। नहीं, मैंने कहा आपको ये गलतफहमी है। तब तक इतना वो सुन सकते थे कि मैं जेएनयू का भले ही हूँ, मेरा फैसला जज की कुर्सी में विश्वामित्र के उगड़रिये के ढेर की तरह निष्पक्ष होगा। तो वो फैसला अच्छा बुरा जैसा था ठीक रहा, मगर उसका लाभ ये हुआ कि वो चुनाव के पहले कई बार दिखाया गया। वो कई मिलियन में से आपको डायमंड क्रिएटर अवार्ड है, उनको भी डायमंड क्रिएटर अवार्ड मिल जाना चाहिए था, क्योंकि उस प्रोग्राम को एज अ प्रोग्राम चुनाव आयोग की घोषणा के बाद भी दिखाया जा सकता था। और उसमें सारे सवाल वो पूछे गए थे, इनका जवाब मोदी जी ने बहुत अच्छी तरह दिया था। तो मैंने उनसे कहा कि मुझमें कोई और योग्यता हो न हो, मैं गडरिये का लड़का ही सही, मगर मैं जब इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो पंच परमेश्वर वाली कहानी प्रेमचंद की याद कीजिए, वो भी पता नहीं कितनों ने पढ़ी कितनों नहीं पढ़ी, मगर मैं न्याय करूँगा। न्याय हुआ या नहीं हुआ, मगर मुझे उसमें बड़ा आनंद आया। तो मेरा ये मानना था कि जेएनयू के बारे में जो लोगों को ये गलतफहमी है कि जेएनयू में सिर्फ वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ही रहते हैं, ऐसा नहीं था। मैं मार्क्सवादी नहीं था, मैं मार्क्सवाद विरोधी समझा जाता था, मगर मैं उस तरह का उत्कट राष्ट्रवादी भी नहीं था, मैं कांग्रेसी भी नहीं था। जो मेरी राजनीतिक रुझान थी वो डॉक्टर लोहिया की लोहिया वाली पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ रही थी। जॉर्ज फर्नांडिस का जब अखबार निकलता था प्रतिपक्ष, उसमें मैं कॉलम नियमित लिखता था, और जन में मैंने कुछ लिखा है, मैनकाइंड में लिखा है आदि। मेरे संपर्क समाजवादी लोगों के साथ थे। मगर जेएनयू में मुझे कभी कोई बाधा आई नहीं कि जेएनयू आपके लिए बिल्कुल मुखर अभिव्यक्ति का साधन था। मगर जैसा इन्होंने कहा, वो बहुत, सौरभ ने बहुत ज़रूरी है ये समझाना कि जेएनयू में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़बरदस्त होती थी। आप कोर्स सेट करते थे, आप इम्तहान लेते थे, आप परीक्षक थे, मगर आप बिना पढ़ाए गुजर नहीं कर सकते थे और बिना पढ़े गुजर नहीं कर सकते थे। एक मेरा छात्र था अयोध्यानंदन मोहपात्रा, मुझे अभी भी उसका नाम याद है। वो बहस करता था, अंग्रेज़ी बुरी बोलता था, उड़ीसा में बड़ी बिगड़ जगह से लौट के आया था, मगर उसका ये हट था कि मैं हर आदमी को चुप करा दूंगा जो मेरे अध्यापक होंगे। बाद में हमारी अच्छी दोस्ती रही। और एक हमारे जाट मित्र थे, तोमर साहब, रविंद्र तोमर, वो मुझसे कहते थे क्लास समाप्त हो गई, मुझे संतोष नहीं मिला आपके लेक्चर से, मैं कब आपसे मिलने आऊँ। तो मैं बहुत कुड़ गया। मैंने कहा ऐसा करना रवि, तुम अगर आ सको तो 3:30 बजे सवेरे रात को आ जाना, जितनी तुम्हारी शंकाएँ घर में बैठ के कर लेंगे। कह के मैं घर तो आ गया, मगर मुझे लगा ये इसको चैन नहीं पड़ेगी। तो मैं 3:30 बजे के पहले उठ के मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी पी, कपड़े बड़े पहने, मैं दरवाजे पर ठीक 3:30 बजे तोमर साहब कमरे में प्रकट हो गए। उन्होंने तत्काल मेरे पैर छुए, कहा मैं सिर्फ यही टेस्ट करने आया था कि आप लघु शंका कैसे करते हैं, जो विसर्जित करते हैं उससे सड़क पर डामर हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने कभी बिल्कुल परेशान नहीं किया और हमेशा सवाल पूछते रहे, मगर बहुत तेज़ लड़के थे। अयोध्यानंदन मोहपात्रा, हमारे रविंद्र तोमर, जयशंकर, इनके साथ पढ़ने वाले देवी प्रसाद त्रिपाठी, ये आपको दे केप्ट यू लिटरली ऑन योर टोज। तो ऐसा नहीं था कि जेएनयू में पढ़ना नहीं था। बात यह है कि 2 पोजीशंस हैं। एक है स्टैनले वॉलपोर्ट की, जो जिन्ना साहब के सबसे सेलिब्रेटेड बायोग्राफर हैं। उन्होंने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया कि लीडर्स चेंज हिस्ट्री एंड क्रिएट नेशंस, लेकिन वन मैन हु not only changed history but also geography and founded a nation, वो मोहम्मद अली जिन्ना है। तो जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस हैं
वो इस बोगस आर्ग्यूमेंट के कि जिन्ना साहब पाकिस्तान नहीं थे चाहते और वो इसे बारगेनिंग चिप, इसके बरक्स है ऑफिशियल नैरेटिव में. एंड आई थिंक दे आर मोर फेथफुल टू व्हाट जिन्ना हैड सेड एंड वांटेड. हाँ जी. और दूसरी तरफ एक पोजीशन है कि जिन्ना साहब जो हैं वो तो पार्टीशन चाहते ही नहीं थे, और ये पार्टीशन जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेस ने इम्पोज की. मतलब भी को चलता है कि जिन्ना शायद तो अब agree कर बात जाते यह है कि फेडरेशन दो को। पोजीशंस हैं, जी। इनमें से एक तो सच होगी ना. बोथ कांट बी करेक्ट. सो व्हाट आर द फैक्ट्स, व्हाट इज द एविडेंस? रिसर्च तो ऐसे ही आगे चलती है ना कि दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशंस ऑन द सेम मैन एग्जिस्ट. वेयर इज द ट्रूथ? तो मैंने वहाँ पे, क्योंकि मैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, और तो मेरे एक एडवांटेज भी था कि पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल आइडियाज़ का जो अपनी फोर्स है. सो आई सेड कि लेट्स से व्हाट मिस्टर जिन्ना हैज़ बीन सेइंग. और आप ये कह रहे हैं कि आयशा जलाल का, और मैंने तो उनको चैलेंज किया है और सबके सामने कर रहा हूँ कि वी बोथ कैन सिट टुगेदर एंड डिस्कस हर वर्क एंड माई वर्क. आप यकीन करें, उनकी किताब में जिन्ना साहब की 22 मार्च 1940 के बाद एक स्पीच, एक स्टेटमेंट, एक राइटिंग, एक मैसेज नहीं है. तो उन्होंने एक किताब लिख दी है क्लेमिंग कि जिन्ना डिडंट वांट पाकिस्तान, व्हेन द एविडेंस फ्रॉम 22 मार्च 1940 until Pakistan came into being, वो कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली, रिलेंटलेसली एक ही है कि पाकिस्तान अगर ना बना तो मुसलमानों का फ्यूचर हिंदुस्तान में बड़ा वो क्या कहते हैं, ग्लूमी है. इस्लाम विल बी एनाहिलेटेड, मुस्लिम्स विल बी ऑब्लिटरेटेड, यानी इनका निस्तो नाबूद हो जाएगा. और बार बार उन्होंने कहा है जिन्ना साहब ने कि ये जो कहा जाता है कि मैं ये पाकिस्तान की डिमांड एक बारगेनिंग चिप की तरफ से कर रहा हूँ, ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है. ये सारी तकरीरें और ये बार 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 जो उनका स्टेटमेंट है वो आयशा जलाल की किताब में है ही नहीं. तो आई हैव ब्रॉट दैट इन द पब्लिक, और वो सारा एविडेंस अब लोगों के पास है. तो अब लोग जो हैं वो मेरी किताब को ज़्यादा रिलायबल समझते हैं, क्योंकि देखिए प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं किसी भी सोर्स को, वो यही है जिस तरह आज आपकी और मेरी बात हो रही है. आज से 5 साल बाद अगर कोई पता करना चाहे कि इन दोनों में गुफ्तगू क्या है, तो रिकॉर्डेड यही होगा ना, आपने क्या कहा और मैंने क्या कहा. ये तो नहीं हो सकता कि मैंने जो कहा वो है ही नहीं और आप एक ऐसी कंक्लूजन ले लें on the basis of nothing. तो वो I think that thesis has been effectively demolished. अब आयशा जलाल की पोजीशन कहीं सीरियसली कोई नहीं करता, क्योंकि एविडेंस ही नहीं है उनके थीसिस के अंदर, और कोई आर्गुमेंट भी नहीं है कि स्पोकन वर्ड अगर नहीं है किताब में तो फ्रॉम वेयर डज द कंक्लूजन कम. माइंड रीडिंग तो नहीं ना हो सकती. कोई एस्ट्रोलॉजर है वो जो बता सकते हैं कि सीक्रेटली ही वॉज डूइंग दिस, ही वॉज डूइंग दैट. नो. मैंने एक और बात की है कि जो अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं, वो जिसके मुंह से निकलते हैं वो उसके नहीं रहते कि अगर वो अवाम की सोच बन जाए. तो अगर 7 साल आप ये कहते रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान कभी मिल के नहीं रह सकते, और अगर सिविल वॉर हो जाएगी अगर इन दोनों को एक ही मुल्क में रखा जाए, और तो जिन्ना साहब अगर दिल से नहीं भी चाहते थे पाकिस्तान, लेकिन जिन लोगों ने फॉलो किया, जिन लोगों ने उनको वोट दिया, जिन लोगों की जानें गईं, वो तो इसीलिए गईं कि वो एक मुसलमानों का मुल्क चाहते थे, और उसके लिए ये सारा कुछ हुआ. सो दैट्स द पॉइंट. ये एक बोगस थीसिस है कि जिन्ना साहब पाकिस्तान नहीं थे चाहते. इसकी कोई वो क्या कहते हैं एविडेंस, रिलायबल एविडेंस है ही नहीं. एक्चुअली द बुक क्लेमिंग दिस is without any evidence. So I think as far as I am concerned, the challenge is conveyed through you to her again. यहाँ ही बुला लें दोनों को, बात कर लेते हैं. बहुत बुरा लगता है मुझे जब कोई भी पॉलिटिकल गैदरिंग के लिए आप एक आर्टिस्ट को सिर्फ यूज करने के लिए बुला लो.
आपको जब पूरी गैदरिंग मिल जाए, बहुत लोग मिल जाए, फिर आप अपना स्टेटस और अपना लेवल देख के उस बंदे को नीचा दिखाने की कोशिश करो कि तुम क्या हो, तुम तो सिर्फ डांस करने आई हो, मैं मंत्री हूँ भाई। तो मतलब वो जब आप दिखाते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ ठीक है। सबका अपना अपना काम है, अपने अपने काम में सब सक्षम है, और आपको हर किसी के काम की इज्जत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई रेडी पे गोलगप्पे बेच रहा है ना, तो वो भी इतना ही सक्षम है जितना मैं मेरे काम में सक्षम हूँ। तो सबका अपना अपना काम है, आप सबके रिस्पेक्ट करो। तो उन्होंने क्या किया, अब मैंने तो पब्लिक को बोला नहीं है, मैं डांस करके बैठ गई, उनके भाषण का वक्त हो गया। वो भाषण देने उठी तो नीचे की सारी पब्लिक, नहीं हमें भाषण नहीं सुनना, सपना को बुलाओ, सपना को बुलाओ। और मैं भी उस टाइम ये देख रही थी, यार सुन तो लो, काम तो यही होना है। मतलब मेरे तो अंदर में ये फीलिंग थी कि यार इसका तो सुनना जरूरी है, जरूरी तो ये है, हम करने तो यही आए हैं। तो कोई नहीं सुन रहा था। उन्होंने ये बोला माइक के अंदर के सपना सपना चिल्ला रहे हो, यहाँ मैं नहीं संभाल रहे हो तुम, ये तो ईब चली जाएगी, इसका क्या है। तो मैं कहा यार ये तो बड़ी बेकार बात है, ये कौन सी, मतलब आप कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं है। आप मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने अपनी जूतियाँ पहनी, बैक स्टेज से अपनी गाड़ी में बैठी और चली गई। फिर ऐसे भाषण सुने मंत्री आंटी के लोगों ने। मैं करती हूँ ऐसी चीज़ें क्योंकि मेरे को लगता है कि आपको सामने वाले की कम से कम वैल्यू तो पता होनी चाहिए। आप ठीक है, आप पब्लिक को कन्विंस कर लीजिए कि आपको देखे, आपको सुने। वो आप में इतना काबिलियत होनी चाहिए ना आपके अंदर कि आपको पब्लिक सुन ले। अब वो मेरी गलती थोड़ी, अगर मेरे अंदर काबिलियत है तो मुझे देखना चाह रहे हैं, तो अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको सुनना भी पसंद करेंगे। तो आप उस चीज़ का ब्लेम मेरे पे क्यों डाल सकते हो? आपको किसने राइट दिया? एक तो आपको गैदरिंग चाहिए तो चौधरी याद आ गई, हाँ भाई उसको बुला लो फलाने को, और वो गैदरिंग दे देगी। लेकिन फिर गैदरिंग मिल गई तो आप ऐसे इज्जत उतारोगे, मेरे को नहीं मंजूर, मैं नहीं उतारने दूंगी ये। तो मंत्राणी बाद में कभी बात हुई? नहीं, कभी नहीं। ऐसी बात इससे सुंदर जवाब नहीं हो सकता था इस सवाल का। तो ये बड़ा कमाल घटना है सर। एक लाइन लगी हुई है जिसमें कोई भी लड़का 6 साढ़े 6 फीट से नीचे का नहीं है। ऐसे लगभग 50 से 60 जवान खड़े थे जो बिल्कुल कि बस कल से मुझे सेवा करनी है। उनके बीच में 20 आगे 20 पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ। वो क्या हुआ कि वो आगे खड़ा होता तो पता लग जाता है। वो सूबेदार साहब, उनका नाम तो अब नहीं क्योंकि छोटा था, 12-14 साल का, तो वो टहलते टहलते उन्होंने अचानक, ओए इधर आ, इधर आ, इधर किधर जाए? शाहजहांपुर से। क्या करेगा? मैंने कहा भर्ती होना है। किसमें? हमने कहा नौसेना में। तू भर्ती होगा? कहाँ, कितना पढ़ा है? हमने कहा हाई स्कूल पास किया है। अब अपनी हालत भी खराब हो रही है अंदर से, मतलब ऐसे बात हो रही जी। उसको ना थोड़ी मेरे ऊपर दया आ गई। बोले लौंडा कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। अपने बोले इधर तुझे पता है भर्ती की, तूने वो अखबार में पढ़ा सब? हाँ। कितनी चाहिए? 152 लिखा था, 152 उस समय जो हाइट थी। तो बोले कि तू? तो मैंने कहा शायद हो जाऊंगा। तो ले गया मुझे दीवार पे, नापा ऐसे, जैसे नहीं घोड़े को टाई बाल लगाते ना, और थोड़ा शुक्र, हाँ सीधे खड़ा हो, ऐसे पूरे नापा। और कसम भगवान की, वो सूबेदार साहब को मैं थैंक यू बोलता हूँ। उन्होंने मुझे ना 3 तरीके से पास करने की कोशिश की और मेरी खींच के 151 हो पाई, 152 नहीं हो पाई। ठीक है, अभी 157 है। फिर मैंने जाके पेड़ों बेड़ों में मार, बहुत लटके, तब तक कमर भी प्रॉब्लम हो गई कि इतना लटकोगे तो कैसे। सर वो उन्होंने मुझे भगा दिया कि बेटा तू यहाँ से ना, तू लिखित में चल पास हो जाएगा, लेकिन तू फिजिकल में फेल हो जाएगा। मैं सोचा कि आज भर्ती थी, वो लगातार भर्तियाँ चलती रहती थी। मुझे लगा कि पिछली भर्ती में वो था, फिर आया तो फिर भर्ती में मैं चला गया। सेम सुबेदार, ओए इधर आ। ठीक है, तू क्यों बार बार आ जाता है? तो मुझे हिम्मत आ गई, मैं भड़क गया।
अरे हमने कहा आप कौन सी बात करो, बंदूक पकड़ाओ, इनको पकड़ाओ, मुझे पकड़ाओ, और अपन भागते पहले। आप इसको ये आपने बनाई क्या? हमने कहा सर मैं सेना में जाना चाहता हूँ। वो अकेले में ले गए, चाय पिलाई, मेरे बच्चे, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं उनमें नहीं होता है, निकल जाओ। खैर मैं चला आया बड़ा निराश होके। फिर पता लगा कि हमने कहा यार सेना में भर्ती तो नहीं किया, पीएसी की जगह निकली। तो फतेहगढ़ की पीएसी के जवान चाहिए, नीचे जैसे वो एडवर्टाइजमेंट पड़ा तो सीधे भर दिया फॉर्म। अब वो फोटो में तो हाइट दिखती नहीं है ना, जैसे उधर पहुंचे फिर पता लगा 6 फीट, क्योंकि जब वो हाइट मस्ट है ना उसमें, तो अकेले राजपाल दिख रहे हैं, गुल्ली बर इन लिल्ली पुट। फिर वहां पे फेल हो गया। शुरुआत में आप किसको देखते थे ऐसे यूट्यूब पे? पता ही नहीं यूट्यूब पे कौन था उस टाइम पे। फेसबुक पे डाला था वो वीडियो जो वायरल हुआ था? हाँ, पर उस टाइम कोई था ही नहीं उस पर। उस टाइम TVF थे, AIB थे, और कोई थे नहीं। मतलब इंडिविजुअल मेरे ख्याल कोई नहीं था। तब वही लगता था कि क्या कर लूँगा मैं दिल्ली में बैठ के, मेरा दिल्ली वाला ह्यूमर है, किसी को समझ आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए फेसबुक पे बनाया मैंने। यूट्यूब खैर मुझे पता भी नहीं था कि होता क्या है, लगता था बॉलीवुड के ट्रेलर आते हैं इस पर बस। वो फेसबुक पे डाल दिया वीडियो, वो फट गया वहाँ कराची में कोई इकरा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल। मैंने कहा इधर पूछ नहीं रहा कोई। मालवीय नगर से बाहर निकला धनिया लेने, किसी ने बोला भाई साहब आप कराची से, मैं तो स्कूटी पे आऊँगा कराची से इधर। तो ये कन्फ्यूजन चल रहा था। फिर जैसे जैसे इंटरव्यूज़ दिए मैंने, फिर लोगों को समझ आया रहे तो दिल्ली में रहता है। फिर मुझे बताना पड़ता था लोगों को कि भाई मैं ये पीछे 2 रेड लाइट छोड़ के जो पीछे गली है वहाँ रहता हूँ। तब धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू हुआ। और फिर ये कब लगा पहली बार कि कुछ बन गए हैं? कुछ बन गए हैं कब? वीडियो तो वायरल हो गया, वो लगा कि ये चलेगा, अब आएंगे वीडियोज और चलेंगे, या फिर कोई मोमेंट था? मोमेंट एक ही था, वो एक सरोजनी नगर में पकड़ लिया था पुलिस ने। मुझे वो उसमें से निकाला था, झुंड में से बाहर, मॉब में से। घर वाले बोल रहे थे कहीं लेके नहीं जा रहा जब से तेरा ये शुरू हुआ है, बाहर नहीं गए। तो मैंने कहा चलो सरोजनी नगर चले गए। फिर एक ग्रुप की पहचानने की देर थी, उन्होंने पहचाना, फिर वहाँ बहुत सारा मॉब हो गया। घर वाले भी मॉब से अलग हो गए, साइड हो गए कि ये क्या चल रहा है। पुलिस वाले आए, उनको लगा मैंने जेब काट ली, तो मेरे को लेके गए बाहर, पकड़ के ऐसे ले गए पकड़ के। हाँ क्या चल रहा है तेरा? मैं कुछ नहीं सर, फोटो खिंचा रहे हूँ। कह रहे किस बात की? मैंने कहा सर ऐसा कुछ करता हूँ। क्या करता है? अब यूट्यूब कैसे समझाऊँ यार किसी को, उस टाइम पे यूट्यूब कैसे समझाऊँ? तो मैंने कहा सर मैं वीडियो बनाता हूँ। कह रहे ऐसी कौन सी वीडियो बनाता है जो इतना पागल होने से? मैंने कहा सर मैं समझाता हूँ आपको। अब मैं उनको दिखा भी नहीं सकता वीडियो। फिर पता नहीं जैसे तैसे वो माने, फिर वही गाड़ी तक छोड़ने आए वापस। हाँ, फिर गाड़ी में छोड़ के आए। फिर मैं गाड़ी चलाते चलाते शीशे में देख रहा था दोनों के चेहरे। मैंने कहा हाँ अब मत बोलना कि कहीं लेके नहीं जा रहा। तब लगा था कि हाँ ठीक है, ये इसमें कर सकते हैं करियर। सही। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आपकी इंदिरा जी से मुलाकात हुई थी कभी, किसी असाइनमेंट के दौरान? नहीं, इंदिरा जी से नहीं हुई थी, राजीव गांधी से डिटेल में हुई थी, क्योंकि हमारा एक कॉमन फ्रेंड था। उसने कहा कि रघु तो वहाँ सुमन दुबे हैं? सुमन दुबे? नहीं, सुमन इतना एक्टिव नहीं था, वो था चोपड़ा, रोमी। तो उसने राजीव को कहा कि रघु जाता रहा है, आप इनसे बात करो। तो मैंने राजीव के साथ मीटिंग मेरी हुई लंबी चौड़ी। मैंने ये बताया, मैंने कहा देखो खालसे जो है ना मार्शल रेस है, दे स्टैंड अप टू एनीथिंग बट दे आर ऑल्सो वेरी लविंग एंड केयरिंग। तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा देखो पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं ना, आप बगैर इंटरफियरेंस के इलेक्शंस होने दो। इफ दे विन, अकालीज और एनीबडी, लेट देम विन, बट बिफोर दैट हैपन्स Indira ji should come on television and cry her heart out कि मेरा मतलब ये नहीं था, हमने ऐसे कोई प्लान नहीं किया था कि हम अटैक करेंगे। और जो अकाल वो है दरबार साहब, स्वर्ण मंदिर, नहीं अकाल तख्त जो था,
कि उस पे अटैक करने का, हमें वहाँ से हमारे आदमियों पे बुलेट चलाई गई थी, ये किया गया था और इसलिए हमें करना पड़ा। और मुझे इस बात का दुख है क्योंकि हर हिंदुस्तानी मेरे लिए उतना कीमती है, मेरे बच्चे हैं। अगर इंदिरा गांधी ऐसा करती है तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज दे कुड सेंस द टेंशन एंड द एंगर इन द सिख कम्युनिटी, बट शी नेवर डिड दैट एंड देन शी वाज किल्ड। एक इंडिया टुडे मैगजीन में राजीव का जिक्र हुआ तो मुझे ख्याल आया, वो तस्वीर भी छपी है जब संजय का प्लेन क्रैश हुआ था उस साइड की। वर यू देयर? हाँ, नहीं तब तो मैं देखिए एक्टिव जर्नलिज्म में था ना, कोई भी ऐसा इवेंट नहीं था जो मैं इग्नोर होता था। सफदरजंग एयरपोर्ट से हाँ, के आसपास का ही हाँ, मामला था। बिल्कुल, हाँ। लेकिन मोर डेवास्टेटिंग वाज, you know, when his body was brought and Indira Gandhi, she was wearing black glasses, dark glasses, so that nobody can see her eyes. She was torn, she was miserable. And we carried that picture, Sanjay's body and Indira Gandhi standing with the glasses, but you can see the expression. और एक वो भी तस्वीर थी जिसमें वो प्लेन फंसा हुआ है पेड़ के बीच में। और वो तो बड़ी रेगुलर पिक्चर थी ना, anybody could have taken that, but human emotions convey much more than just the physical part of the accident, you know, for me. आप कहाँ थे जब आपको खबर मिली that Mrs. Gandhi has been shot? हम घर पे थे और फर्स्ट तो वी डिडंट बिलीव इट, तो फिर हम सफदरजंग गए। वन सफदरजंग सब बंद पड़ा था क्योंकि बॉडी सफदरजंग हॉस्पिटल में थी। वी वॉकड इनटू सफदरजंग हॉस्पिटल, लाइनें लगी हुई, भीड़ें लगी हुई लोगों की, एंड women crying and everything and all that. When the body was brought, we, India Today, created the best issue on Indira Gandhi's death. Collector's item in journalism. The best issue. ये जो तस्वीर है ये अंदर थी राजीव और सोनिया की और प्रियंका वगैरह नेक्स्ट टू द पायर, पर असली पिक्चर जो हमने छापी थी, हर फेस एंड द लाइट ऑन टॉप, यू नो, क्लोज-अप शॉट, दैट वाज द कवर पिक्चर। खास बात जावेद साहब की ये है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें रही, मगर वो हमेशा उसमें एक पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। जैसे भोपाल में थे तो अब मालूम चला बेघर हो गए हैं, कॉलेज के कमरे में रह रहे हैं, किसी दोस्त के यहाँ रह रहे हैं। एक मज़ेदार बात बताता हूँ, हम दोनों की खाने की स्पीड बड़ी तेज़। उसकी वजह ये है कि खाना इतनी जल्दी खाना होता था कि बिल मांगने आए उससे पहले खाना ख़त्म हो जाए। मतलब तो जावेद साहब जिस होटल में खाते थे वहाँ तो ये होता था कि 3 मिनट बाद मालिक आ जाएगा तो 3 मिनट में खाना ख़त्म करना होता था। और मेरी हालत ये थी कि मतलब आज मिला है, अगली बार कब मिलेगा पता नहीं, तो वही स्पीड से वहाँ भी खाना पड़ता था। तो एक तो हमारी जो ज़िंदगी के हालात थे वो बड़े सिमिलर थे, जिससे हमारे बीच एक कनेक्टिविटी बनी, जिसके नतीजे में अब ये किताब है। दूसरा ये है कि अब आप देखिए कि भोपाल में वो रह रहे हैं कॉलेज के कमरे में, जहाँ अच्छे खासे खटमल हैं टेबलों में, पर वहाँ से भी जब वो निकलते हैं तो वो कहते हैं भाई शहर ने बहुत दिया है मुझे, और इतने दोस्त दिए हैं कि टेलीफोन की डायरेक्टरी छोटी पड़ जाए। ये जो पॉजिटिव एंगल है अपनी ज़िंदगी में रखना, ये आसान नहीं है सौरभ जी। उसकी वजह ये है कि मैंने जो तकलीफ़ें देखी तो मैं तो ये मान के चलता था कि दुनिया की सारी तकलीफ़ें मुझ पर ही गुजरी हैं और किसी ने कुछ देखा ही नहीं है ना। तो ये एक बड़ी बात है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना, वो उनके जावेद साहब के व्यक्तित्व की एक खास बात है। तो जितनी बातें आप कह रहे हैं जो उनके साथ गुजरी है, वो हमको एक स्क्रीन प्ले या एक कामयाब फिल्म की स्टोरी की तरह लगती हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने, जावेद अख्तर ने उसको उस नज़र से ही देखा है हमेशा। बगल में बैठ के कोई तारीफ कर रहा हो तो कैसा लगता? इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। चुपचाप सुनना चाहिए। चुपचाप सुनना चाहिए। देखिए क्या है, ये हम लोग बहुत बात करते हैं कि मुझ पे ये गुजरी, ये मैंने दिन देखे। ये कोई ख़ास बात है नहीं। जिन हालात की हम जिक्र करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, ख़ास तौर से जब कहीं किसी जगह पहुंच जाए तो मैंने ये देखा था, मुझ पे ये हुआ था, एक दिन मेरे साथ ये हुआ। वो ये नहीं कह रहे होते हैं कि मुझ पे क्या गुजरी,
वो ये बता रहे होते हैं कि ये देखिए मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। एक दूसरे कि जैसे अपनी सक्सेस पे, अपनी कामयाबी पे, अपनी दौलत पे, अपनी शोहरत पे घमंड नहीं करना चाहिए, उसी तरह से अपनी नाकामियों पे भी घमंड नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जो हमारे नाकामियां हैं, जो हमारे ज़ख्म हैं, जो हमारे दर्द हैं, उनको हम मेडल बना के लगा लेते सामने, और हम कहते हैं देखो हम पे क्या क्या गुजरी है, तो ख़बरदार हमसे कुछ कहा तुमने, तो मालूम है मैंने क्या क्या देखा है ज़िंदगी में। ये सब फैक्ट ये है कि मुझे एक फैज़ अहमद फैज़ की एक पोएम का एक मिसरा याद आता है, वो बहुत अच्छा है। इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आज जिन बातों का हम जिक्र करें, आज के तारीख में जब मैं और आप बैठे हैं मज़े से बात कर रहे हैं, करोड़ों लोग होंगे जो उन्हीं हालात में हैं। तो ये कोई अनयूजुअल और कोई बड़ी बात नहीं है जिस पे इतना नाज किया जाए कि मैंने इतना दुख देखा है। देख रहे हैं लोग कितने हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात क्या है। हमने ऐसे कई फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में देखा है कि कभी कभी मुर्दे की बॉडी अकड़ जाती है और वो एकदम उठ जाता है। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि मुर्दा पड़ा हुआ है एकदम बैठ गया हो? नहीं, एक बार हुआ था। आंख बंद कर देते थे फिर खोल लेता था, एक के बार जोर से आंख बंद कर दिए। शांत रहो, तुम डेड बॉडी हो, डरना नहीं है, डरिएगा तो और परेशान करेगा। डरने का कोई बात नहीं है, हिम्मत से काम करना है। सुनकर के डर लग गया उनको। जैसे आपके सामने अगर कोई लाश आती है तो उसे देख के आप ये अंदाजा लगा लेती हैं कि ये कितने घंटे पुरानी है या कितने देर पुरानी है? जी। तो मतलब उसका क्या तरीका, अगर कुछ जैसे 24 घंटा के अंदर में बॉडी मिला तो उसका राइगर रहता है, राइगर मोटिस प्रेजेंट। जैसे हाथ को टाइट हो गया उसको इंग्लिश में राइगर मोटिस बोला जाता है। डिकम्पोज होने लगता है तो लूज होने लगता है, बॉडी लूज हो गया, गलना शुरू हो गया। सर मतलब ऐसे धरती की 10 दिशाओं की शपथ लेते हुए है ना, और पूरी मनसा वाचा कर्मणा से एकदम ईमानदारी का तस्करा है आपको जी। वेज बिरयानी पर 2 शब्द कह दीजिए। सर देखिए मैं क्या कहूँ अब आपको। सर देखिए वेज बिरयानी वैसे तो कुछ होता नहीं है ना। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। बाकी वो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है वाला सीन होगा। रेसिपी आपने दुनिया को बताई और हाँ नहीं, बड़ो वेज बिरयानी बनाते टाइम ये भी बोला मैंने कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्या है ना कि जो वक्त लगता है बिरयानी को पकने में, वो वक्त इज द फंक्शन ऑफ अ बिरयानी, टाइम टेकन टू कुक अ बिरयानी। और सब्जियां बहुत जल्दी पक जाती हैं, तो इसलिए वो जो फ्लेवर्स डेवलप होने का वक्त मिलता नहीं है एक अच्छी बिरयानी। आप एक शब्द लगातार इस्तेमाल करते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, आत्ममुग्ध बौना। मैंने कभी उनका नाम ले लिया? आप ही नाम ले रहे हैं। मैंने तो आत्ममुग्ध बौना कहा, आप समझ गए। मैंने तो कभी नाम नहीं लिया उनका। और आपके बचपन के मित्र मनीष सिसोदिया जो इस वक्त जेल में हैं, उनका भी जिक्र आता है। अभी आप संपर्क में हैं परिवार के? उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, आपके लिए बहन की तरह है। नहीं, मैं संपर्क में नहीं हूँ। जिन्हें इश्क हुआ है वो जानते हैं कि जब पहला और सच्चा इश्क फेल होता है तो आदमी बहुत दिन तक रोता है, बहुत दिन तक उसे उस बात की याद आती रहती है, और वो जो खरोंच है उसके चेहरे से कभी नहीं मिटती। मैंने एक मुक्तक पहले भी सुनाई है कि पराए आंसुओं में से आँख को नम कर रहा हूँ मैं, भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से जागी थी ज़माने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूँ मैं। ये जो बेटियां बैठी रहीं और कोई नहीं निकला उतनी भारी जनता में, ये इसीलिए क्योंकि आपने एक चेतना की हत्या कर दी। आपने इतना बड़ा विक्षोभ, इतना बड़ा मंथन का अवसर पैदा हुआ, उसकी हत्या कर दी। बाकी मुझे दुख है कि मेरे से पूछा एक पत्रकार ने, आप जैसे पत्रकार ने, जिस दिन ये सब हुई गिरफ्तारी वगैरह की, तुमको कैसा लग रहा भाई? मैंने कहा मुझे दुख है कि एक ठीक ठाक जीवन, एक अपनी नौकरी करने वाला सही आदमी धीमे 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 षड्यंत्रों के प्रति सहमति जताते जताते ये भी सह लो, ये भी सह लो, ये भी सह लो। हमारा एक शायर था शकीब,
उसका एक शेर है कि सर को इतना भी मत झुकाओ कि दस्तार गिरे। जब सिर पे टोपी लगाई है तो इतना भी मत झुकाओ कि वही गिर गई किसी के चरणों में। तो मुझे कष्ट होता है, दुख होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे क्षोभ होता है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे अंदर से पीड़ा होती है। मुझे वो लोग मिलते हैं जिनके चेहरे पे उम्मीदें थी। जैसे मैं इस परिसर में आया हूँ, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं 28 तारीख को आंदोलन समाप्त हो गया। 30 तारीख को मैं एक नोएडा के एक चैनल में शाम की बहस के लिए आया। तो शरीर टैन हो चुका था, धूप में खड़े खड़े। जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो महीना होता है भादों के जिसमें हिरन भी काला पड़ जाता है। मैं तो वैसे भी सांवला हूँ, अपने घर में मैं अकेला ही ऐसे रंग का हूँ, बाकी सब गोरे गोरे हैं। तो पूरा शरीर काला पड़ चुका था, कुर्ते यहाँ तक के पहनता था, वो वहाँ के बने हुए अहमदाबाद वाले, तो ये सारा यहाँ तक काला था। तो वो जो लेने गए थे, तो वो लड़की ने मुझसे कहा कि सर ना थोड़ा टचअप करा देते हैं, कैमरे पे ना प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा ठीक है। तो वो मुझे जो मेकअप रूम होता है आपका, वहाँ लेके गए। तो वहाँ वो लड़की जो मेकअप कर रही थी, मेकअप आर्टिस्ट, वो किसी एंकर को मेकअप कर रही थी। उसने मुझे अंदर घुसते हुए देखा तो उसके हाथ से वो छूट गया, जो पफ पैड होता है। बोली हो माय गॉड सर मैं आपको छू लूँ क्या? तो मैंने, वो रोने लगी, मैंने उसको गले लगाया। तो उस गले लगाते उसने एक बात कही, सर हमने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नहीं देखा था, आप लोगों को देख लिया। आप यहाँ से चले थे बॉस, और आप कहाँ लैंड किए हैं। पृथ्वी पर छोड़े गए जो सैटेलाइट है, उसका छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं, उसकी लैंडिंग महत्वपूर्ण है। स्वाति नक्षत्र का जो पक्षी होता है, उसमें और गिद्ध में बहुत अंतर है। वो इतना सा होता है, गिद्ध बहुत बड़ा होता है, पर दोनों में अंतर है। वो मुंह खोल के अमृत की तलाश में रहता है कि एक बूंद टपकेगी मैं पीऊंगा, और गिद्ध ऊपर बैठा भी मरे हुए जानवरों की लाश ढूंढ रहा होता है। तो आपने ऊंचाई तो पाई है, पर गिद्धों वाली, जहां आप मरा हुआ मुद्दा ढूंढते हैं, बदबू आता हुआ एक संवेदना ढूंढते हैं। तो मुझे तो ये भी पता नहीं है कि जो संवेदनाएं पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो सच्ची है कि झूठी है। ईश्वर करे वो झूठियों सिर्फ वोट के लिए की जा रही है। आप सोचिए ना, कहना आसान है, आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं इस पर टिप्पणी ना करूं। पहली क्लास से लेके तब केजी वेजी नहीं होती थी, शादियां होने तक, बच्चे होने तक, एक दूसरे के बच्चे एक दूसरे के पास रखने तक, कि हम जा रहे हैं तो इसको रख ले। उसके बाद आप ये दिन देखें, ये सुने आप, तो कष्ट तो आपको होगा, मुझे उसका कष्ट है। और मुझे लगता है कि ये स्थायी कष्ट है। अब इसका निवारण ईश्वर कैसे कराएगा मुझसे। मैं बहुत खुद को स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश करता हूँ, बहुत आध्यात्मिक चेतना के विषय में सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं निमित्त था, इसीलिए ऐसा हुआ। फिर मैं सोचता हूँ कि सब गंदगी के पीछे जो कुछ चल रही है, इसमें तुम भी हो किरदार। तो प्रायश्चित का भाव भी आता है, इसका प्रायश्चित क्या हो। राजनीति के विषय में सकारात्मक सोचने का जो निर्णय केवल इसी कारण से आता है। क्योंकि जब तब अब भी आपके जिक्र में वो फिक्र दिखाई देती है, रेफरेंसेस आते हैं, वो शेड्स बुरे हैं, वो विभत्स हैं। और जिन लोगों को लगता है कि मैंने बोला, मैं आज आपको बता रहा हूं, मैंने 0.0001% ही बोला है अभी। आपको पहली बार कब पता चला कि ये गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन लाने वाली है? मुझे शुरुआत में पता चला, वेरी अर्ली, क्योंकि वो तब आप थे सरकार के साथ? हाँ, मेरे ख्याल में 2016 अर्ली, जब पीएमओ से बात हुई, पीएमओ ने पूछा कि आप प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की फोन आता था या नहीं, वो फिजिकल मीटिंग्स, कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो हमने बताया हम क्या सोचते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया था आपको? नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने बुलाया था। आपने 2018 में हार्वर्ड में ये कहा कि मैं अपना एक डिसेंट का नोट भी छोड़ करके आया था। डिसेंट का नोट नहीं, एक नोट हमसे मांगा गया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, आरबीआई से मांगा गया था कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लिख के दीजिए। आपने उसमें उसका समरी? तो समरी तो ये है कि ये हो सकता है, डिमोनेटाइजेशन है, ये बेनिफिट्स हैं, ये कॉस्ट हैं, ये ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो तो
नोट ने डिटेल किया कि these are the benefits, these are the costs, these are the alternatives, and we would suggest you explore these alternatives than do the demonetization. That was the summary. लेकिन आपका नोट बाद में मिला नहीं, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी खोजा गया, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठा, गायब हो गया आपका नोट। मेरे पास नोट है। अच्छा, उस नोट की कॉपी है आपके? मेरे पास नोट की कॉपी है, क्योंकि मैं जो डॉक्यूमेंट्स आरबीआई भेजता था, मैं आई यूज्ड टू आल्सो इम्पोर्टेंट नोट्स आई यूज्ड टू वर्क ऑन, एंड दिस वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट नोट. इट वाज हैंड डिलीवर्ड. आप समझेंगे कि दिस वाज ए वेरी वेरी secretive process, and it was hand delivered, and there is I can even tell you the date, February 16th 2016. बात शुरू होने दीजिए। ओह, मतलब कितना अद्भुत बोले हो यार। ये मेरे को लग रहा था कोई आधुनिक हिंदी के किसी बहुत ही अद्भुत कथाकार की कहानी चल रही हो। मैंने जानना चाहता हूं, मैं जेन्युइनली मैं अपने इसके लिए कि ये सारी लाइनें आप इसी वक्त बना रहे थे? हाँ, मतलब क्रम उनका, ये तो कमाल है यार। फिर छोड़ दो ये पेशाब, अभिनय में आओ। एक स्क्रिप्ट जो दिमाग में हो जी, कि एक व्यक्ति का इंट्रो देना है और उसको इतना, मैं कई बार मुझे रोना आया सुनते हुए, और मुझे कभी लग रहा था उदय प्रकाश की कोई कहानी चल रही है क्या, हीरालाल का भूत जैसा या कुछ और। कभी नागार्जुन सुनाई दे रहे थे। खैर, तो बहुत बढ़िया बोले यार, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मैं पानी पी लूँ, मैं भावुक हो जाऊंगा। फैज साहब आए थे इलाहाबाद, और उनकी शान में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हुए थे। पिताजी ने हम लोगों से कहा था, मुझे और रागिनी से कहा था कि देखो, ऐसा व्यक्ति आ रहा है इलाहाबाद जिसको शायद बाद में तुम लोग पता नहीं कभी अवसर मिले कि ना मिले। ये एक ऐसा शायर है, एक तरह से तुम लोग को ये अवसर मिल रहा है उनको सुनने का, ये बहुत बड़ी बात है। तो किसी के पेट में दर्द नहीं होगा, सर में दर्द नहीं होगा, जहाँ जहाँ हो सके तुम लोग आओगे मेरे साथ और सुनोगे उनको। तो विश्वविद्यालय में भी उनका एक रिसेप्शन हुआ था जिसमें मंच पर फैज साहब थे, महादेवी जी थी और फिराक गोरखपुरी थे। तीनों लोग साथ बैठे हुए और बात कर रहे हैं, एक दूसरे से भाषण चल रहा है तीनों का। लेकिन हिंदी अकादमी का एक हॉल था, उसमें हिंदी अकादमी की ओर से फैज साहब का एक रिसेप्शन था, और उसमें गुरुजी यानी पंडित रामाश्रय झा जी, वो संगीत विभाग के अध्यक्ष थे। तो उनसे कहा गया था कि उनके लिए एक कोई फैज साहब की गज़ल या नज़्म तैयार की जाए, और किसी लड़की से, मेरे सीनियर से उन्होंने तैयार करवाई थी। हम लोग जाने वाले थे उस कार्यक्रम में, लेकिन मुझे गाना नहीं था। दोपहर के समय घंटी बजी और क्या देखती हूँ कि गुरुजी सामने खड़े हैं। झट से पैर पड़ गई, बोले अरे समय नहीं है, समय नहीं, जैसी हो बस चल पड़ो हमारे साथ चलो। तो चल पड़े। कहाँ चले? हिंदी अकादमी। अरे वो जिस लड़की को तैयार किया था उसका गला बैठ गया, बिल्कुल आवाज़ें नहीं निकल रही है, तो तुम चलो। तो मैंने कहा गुरुजी मैं क्या गाऊंगी, मैंने तो कुछ तैयार नहीं किया। अरे तुम्हारे पिताजी को तो शेर व शायरी का बहुत शौक है, तुमको याद होगा, चलो हमको याद करा देंगे रास्ते में। तो मैंने निकलते निकलते एक कॉपी में से 2-3 पन्ने फाड़े, एक पेन ली साथ में, उसको रोल किया और गुरुजी के साथ हिंदी अकादमी पहुंच गई। रास्ते में उन्होंने बताया कि शाम फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई, दिल था कि फिर बहल गया, जान थी कि फिर। तो ये गाना है जी। तो मैंने कहा उसमें तो गुरुजी बहुत सारे शेर हैं, अरे 5-6 गा देना जो याद हैं। तो मैंने कहा कहीं डर के मारे मुझसे भूल ना हो जाए। तो मैंने अपने वो जो कागज़ लिए थे उसमें वो देवनागरी में लिख लिया, क्योंकि उर्दू तो मुझे आती नहीं थी।
अब ये सब होते होते और गुरुजी कह रहे हैं कौन से सुर से गाओगी, तो एक बार देख लो ज़रा, तो वो सब हो गया। देखा तो समय हो गया, फिराक साहब अब हुजूम उनके पीछे, सब चले आ रहे हैं अंदर, फैज़ फिराक सब, हाँ सब आ रहे हैं, बैठ गए और एक माइक पे मुझे खड़ा कर दिया गया और थोड़ी लरजती हुई सी आवाज़ में डर के मारे, क्योंकि पहले याद नहीं किया था ये, मैंने वो गा दिया। ख़त्म हुआ, नमस्ते किया, पीछे मुड़े तो फैज़ साहब बैठे हुए थे, बोले यहाँ आना बिटिया, एक हाथ में तुम्हारे क्या है? वो पर्चा था जिसमें देवनागरी में लिखा था, देखें ज़रा क्या लिखा है तुमने। ये तो तुमने देवनागरी में लिखा है। क्या जी मुझे तो उर्दू आती ही नहीं है। अच्छा, तलफ़ुज़ से तो ठीक ठाक गाया तुमने, तलफ़ुज़ तो ठीक था, चलो आज ये नज़्म तुम्हारे नाम, और साइन कर दिया उस पर्चे पे उन्होंने। तो मैंने जब परिवार में मेरे पति को मैंने जब ये किस्सा सुनाया, तो उन्होंने मुझे ये वाली, मतलब जो उनकी निगाह थी वो थी कि अच्छा कहानी अच्छी बता लेती है, फैज़ साहब इसको सुनेंगे और फैज़ साहब इसके लिए करेंगे, मतलब ऐसा लुक था उनके चेहरे पे। और मैं कहे जा रही हूँ कि सच बता रही हूँ तुम्हें, इसमें ज़रा सा भी कुछ मैंने इसमें कढ़ाई नहीं की है, सब कुछ सत्य है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बरसों बाद मुझे रविंद्र कालिया जी की किताब मिली, गालिब छुटी शराब, और उसमें मेरा नाम लेके उन्होंने ये किस्सा सुनाया है, लिखा है इसको। मैंने कहा आज मुझे वैलिडेशन, प्रूफ मिला, गवाह मिल गया, पढ़ो इसको तुम। तो ये था वो किस्सा। मेरा मन वहीं अटका हुआ अभी फैज़ की उस गज़ल पे। आप 2 लाइन अगर। मैंने ऐसे गाया था उसे, लगाऊं क्या ऐसे? हाँ थोड़ा सा नहीं तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि एक बार जैसे गाया था और एक बार अब अगर गाती तो कैसे गाती? वो तरन्नुम के स्टाइल में गाया था, क्योंकि गुरुजी ने वही बताया था। हाँ। तो वो सुनाती हूँ आपको जी। शामे फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई, शामे फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई, दिल था कि फिर बहल गया, दिल था कि फिर बहल गया, जान थी कि फिर संभल गई, शामे फिराक अब न पूछ।